अ लिमिट। लिमिट तो सेट है। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, चौकन्ने रहिए। प्यारे भाइयों और बहनों, नमस्कार। 3 महीने के लंबे अंतराल के पश्चात आपकी आवाज यानी आवाम की आवाज, आवाम के सुझावों, आवाम के विचारों, आवाम की बातों का सिलसिला पुनः प्रारंभ हो रहा है। सबसे पहले मैं जम्मू कश्मीर के सभी नागरिकों को बधाई देना चाहता हूं, जिन्होंने मई-जून में संपन्न हुए लोकतंत्र के महापर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और राष्ट्र के संवैधानिक मूल्यों में आवाम की आस्था को व्यक्त किया। जम्मू कश्मीर के परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो 2024 का लोकसभा चुनाव कोई सामान्य चुनाव नहीं था। पिछले 35 वर्षों में सबसे ज्यादा मतदान का रिकॉर्ड बनाकर जम्मू कश्मीर की आवाम ने भारत के चुनावी इतिहास में एक अमिट छाप छोड़ी है। कश्मीर घाटी के 3 संसदीय क्षेत्रों में 50.86% मतदान हुआ था, जो भारत के संविधान और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में आम नागरिकों के विश्वास और आस्था को दर्शाता है। यह बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि जम्मू कश्मीर की आवाम ने लोकतंत्र को गले लगाया है और शासन में अपनी भागीदारी सुनिश्चित की है। केंद्र शासित प्रदेश की सभी 5 लोकसभा सीटों के लिए मतदान का प्रतिशत 58.46 था, जो 2019 के पश्चात आए तीव्र बदलाव और जन आकांक्षा का परिचायक है। आज इस चुनाव की चर्चा केवल भारत में नहीं बल्कि पूरे विश्व में हो रही है। इस सकारात्मक बदलाव और नागरिक सहभागिता को मैं सुशासन की सबसे बड़ी ताकत मानता हूं। समाज में समृद्धि और शांति की पहली शर्त है नागरिकों की भागीदारी, और मैं मानता हूं कि लोकसभा चुनाव द्वारा लोकतांत्रिक मूल्यों को जमीनी स्तर पर जो मजबूती मिली है, उससे जम्मू कश्मीर के सुनहरे भविष्य का मार्ग प्रशस्त होगा। लगातार तीसरी बार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने देश में प्रधानमंत्री पद को संभाला है। विकसित भारत के सपने को साकार करने और सामान्य नागरिकों के सपने एवं संकल्प को पूरा करने के लिए भारत सरकार पूरी तरह तैयार है। भारत की चौमुखी प्रगति से बौखलाए पड़ोसी मुल्क ने पिछले सप्ताह आतंकी घटनाओं द्वारा मासूमों को निशाना बनाया है। दुख की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं उनके परिवार के साथ है। यह आतंकी घटनाएं दिवालियापन के कगार पर खड़े हमारे मजबूर पड़ोसी मुल्क द्वारा कराई जा रही हैं, जो आज अपने नागरिकों को 2 वक्त की पर्याप्त रोटी भी नहीं दे पा रहा है। मैं आवाम के सभी नागरिकों का आह्वान करना चाहता हूं कि यह वक्त एकजुट होकर आतंकियों के मंसूबों को विफल करने का है। मैं विशेष रूप से सीमावर्ती गांवों के नागरिकों से अनुरोध करना चाहता हूं कि संदिग्ध व्यक्तियों के मूवमेंट या आतंकियों को प्रश्रय देने वाले तत्वों की सही जानकारी जम्मू कश्मीर पुलिस तथा सुरक्षा एजेंसियों को दें, ताकि आतंक को पूरी तरह से कुचलने की लड़ाई को और तेज किया जा सके। आतंक के खिलाफ इस जंग में आम नागरिकों का सहयोग न सिर्फ सुरक्षा बलों का हौसला बढ़ाएगा, बल्कि आने वाले भविष्य में अस्थायी शांति और विकास का मार्ग भी प्रशस्त करेगा। मित्रों, पिछले कुछ महीनों में आप सभी के अनेक ऐसे पत्र आए हैं जो इस बात का प्रमाण है कि आवाम के सभी वर्गों में इस बात की चेतना बढ़ी है कि उनमें जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के सामाजिक आर्थिक विकास में योगदान करने की क्षमता है और वह समर्पित भाव से इस कार्य में जुटे हुए हैं। आवाम की आवाज की यह तीसरी वर्षगांठ है और इस अवसर पर मैं सभी नागरिकों का हृदय से अभिनंदन करते हुए उन्हें आश्वस्त करना चाहता हूं कि आपकी सक्रिय भागीदारी से समाज के सर्वांगीण विकास के लिए प्रशासन पूरी तरह वचनबद्ध है। बुनियादी ढांचे के साथ साथ जम्मू कश्मीर के सांस्कृतिक गौरव को पुनर्स्थापित करने में पिछले 3-4 वर्षों में अनेक महत्वपूर्ण पड़ाव हमने पार किए हैं। समावेशी विकास के संकल्प धरातल पर साकार हो रहे हैं। समय सीमा के भीतर
पूरे हुए नए प्रोजेक्ट्स की सौगातों ने जम्मू कश्मीर को भव्य स्वरूप प्रदान कर नई गौरव गाथा लिखने में सफलता पाई है। जम्मू कश्मीर अब नकारात्मक खबरों और विषयों का केंद्र नहीं है, अब नई आशाओं का केंद्र है, आकांक्षाओं का केंद्र है। आज बिना किसी भेदभाव के आम नागरिक अपने जीवन के विराट स्वरूप, उसके सभी रंगों और उसमें समाहित विविधता को जी रहे हैं। अब लोगों को यकीन हो रहा है कि जन्नत का अर्थ भूगोल से नहीं है, बल्कि विकास उन्मुख, शांति, भाईचारे, सर्वधर्म संभाव और ऐश्वर्य से भरे हुए समाज को ही स्वर्ग कहते हैं। मुड़ते हवा के साथ रहे जो सदा उन्हें, क्यों कब और कहाँ के सिवा कुछ नहीं पता, जन्नत भी कहीं होती है ये कहते रहे हैं लोग, लेकिन हमें यहाँ के सिवा कुछ नहीं पता। सोच में आए इस बदलाव का नतीजा है कि छोटे छोटे शहरों में लोगों में नया आत्मविश्वास, स्वाभिमान और सर्वजन सुखाय के लिए सामूहिक जिम्मेदारी का एहसास पैदा हुआ है। गांदरबल की रहने वाली मलिक शगुफ्ता नबी लीगल प्रोफेशन से जुड़ी हुई हैं। डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी के माध्यम से शगुफ्ता जरूरतमंद महिलाओं तक लीगल सपोर्ट पहुंचा रही। अपनी अदम्य इच्छा शक्ति, निस्वार्थ कर्मठता और फौलादी दृढ़ता द्वारा शगुफ्ता ने 200 से अधिक केसेस के समाधान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाकर महिलाओं को ताकतवर बनाया है। उनकी अद्भुत नेतृत्व क्षमता, उत्तम सूझबूझ और निष्काम भाव से किए जा रहे ऐतिहासिक कार्यों के लिए गांदरबल हमेशा उन्हें याद रखेगा। जम्मू की महिला बाइकर प्रीति को अनुशासन और कर्तव्य के लिए जाना जाता है। बेहद मुश्किल यात्राओं में अपने संकल्प और साहस से इतिहास रचने वाली प्रीति मिशन शक्ति अभियान का भी संचालन कर रही हैं। इस कार्यक्रम के माध्यम से वह वंचित वर्ग की बेटियों को आर्म्ड फोर्सेस ज्वाइन करने के लिए प्रशिक्षित कर रही हैं। इस अभियान के द्वारा प्रीति उन्हें फिजिकल और एकेडमिक ट्रेनिंग प्रदान करती हैं और पहले बैच में उन्होंने 100 आकांक्षी महिला कैंडिडेट्स को प्रशिक्षित किया है। मुझे व्यक्तिगत रूप से अत्यंत खुशी इस बात की है कि प्रीति के प्रयासों से नारी शक्ति के उज्जवल भविष्य की नींव को मजबूत किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर का इतिहास प्रीति को नारी शक्ति की समृद्ध परंपरा को पुनर्स्थापित करने, वंचित वर्ग की बेटियों को एम्पावर करने वाले व्यक्तित्व के रूप में सदैव याद रखेगा। मित्रों, पिछले कुछ वर्षों से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिर्फ टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड को ही नहीं बदल रहा है, बल्कि सामान्य जनजीवन को भी प्रभावित कर रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से परिवर्तन इतनी तेज गति से हो रहे हैं कि कल्पना और वास्तविकता के बीच की दूरी मिटने का खतरा भी मंडराने लगा है। ऐसी स्थिति में प्रशासन के साथ साथ समाज के प्रबुद्ध व्यक्तियों और आईटी एक्सपर्ट्स की भी जिम्मेदारी है कि डीप फेक और फेक न्यूज के खतरों से आम आदमी को जागरूक करें। जम्मू के दिव्यांशु शर्मा इस दिशा में अथक प्रयास कर रहे हैं। एक आईटी एक्सपर्ट के रूप में वह अपने प्रोफेशनल कमिटमेंट के अलावा आम नागरिकों को सोशल मीडिया, व्हाट्सएप के माध्यम से फेक न्यूज, डीप फेक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के गलत इस्तेमाल के बारे में शिक्षित कर रहे हैं। दिव्यांशु लोगों को इस तथ्य के बारे में भी जागरूक कर रहे हैं कि एक तरफ जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हेल्थ सर्विसेज, मैन्युफैक्चरिंग और कस्टमर सर्विसेज के सेक्टर में नई क्रांति और क्वालिटी ला रहा है, वहीं दूसरी तरफ अगर सामान्य जन डीप फेक की पहचान करने में असमर्थ है तो गलत सूचना का प्रभाव आवाम और पूरे देश के लिए समान रूप से खतरनाक हो सकता है। आने वाले दिनों में घर से लेकर दफ्तर और फैक्ट्री तक एल्गोरिथम की बहुत बड़ी भूमिका होगी। इसलिए यह अत्यंत आवश्यक है कि आम नागरिक इसके सकारात्मक प्रभावों और खतरों दोनों के प्रति जागरूक हों। मानवता को सुरक्षित और समाज को समृद्ध बनाए रखने के लिए यह जरूरी है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी तकनीक का सही उपयोग हो। मैं दिव्यांशों को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा, क्योंकि वह एक ऐसी टेक्नोलॉजी पर समाज का मार्गदर्शन कर रहे हैं जो भविष्य में जीवन का अभिन्न अंग होने वाला है। सामाजिक कार्यों में नया नेतृत्व प्रदान करने वाले व्यक्तियों में मैं बडगाम की नसीमा बानू का भी जिक्र करना चाहूँगा। उन्होंने सबसे पहले दूध पथरी में जीरो वेस्ट फूड स्टॉल की शुरुआत की थी, जो आज स्थानीय नागरिकों और पर्यटकों को सस्टेनेबल जीवन शैली के लिए प्रेरित कर रहा है।
नसीम के पदचिन्हों पर चलते हुए दूध पथरी में अब तक करीब 50 जीरो वेस्ट फूड स्टॉल ऑपरेशनल हो चुके हैं और उनमें से 43 फूड स्टॉल महिलाएं ही चला रही हैं। जीरो वेस्ट फूड स्टॉल की सफलता के लिए सभी एंटरप्रेन्योर्स यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि उससे संबंधित सभी रॉ मटेरियल अपने खेतों और घरों में तैयार हों और फूड स्टॉल चलाने वाली महिलाएं वेस्ट मैनेजमेंट मॉडल से परिचित हों। फूड स्टॉल चलाने वाली महिलाओं का लक्ष्य गार्बेज फ्री टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाना है और उनका मानना है कि सड़कों, मोहल्लों और पार्कों की सफाई की जिम्मेदारी भी नागरिकों को स्वयं संभालनी चाहिए। जीरो वेस्ट का लक्ष्य जीवन स्तर में सुधार लाने के साथ साथ आजीविका के अवसरों में वृद्धि भी है और मैं इसे आत्मनिर्भर भारत अभियान की सबसे बड़ी ताकत मानता हूं। मैं नसीमा बानू तथा उनकी साथी महिला उद्यमियों के इन उत्तम विचारों की सराहना करता हूं। उन्होंने ये साबित किया है कि राष्ट्र प्रथम के लक्ष्य के साथ किए जा रहे व्यक्तिगत इंटरवेंशन समाज में लोगों को निरंतर नई राह दिखाते रहेंगे। क्लाइमेट चेंज की चुनौतियों से निपटने में एक ऐसे ही पथ प्रदर्शक की भूमिका ग्लेशियल साइंटिस्ट उल्फत मजीद निभा रही हैं। पिछले कुछ वर्षों में विश्व के अलग अलग हिस्सों में ग्लेशियरों के पिघलने की घटनाएं तेज हुई हैं। भारत में भी निरंतर इस बात का अध्ययन किया जा रहा है कि अगर क्लाइमेट चेंज के प्रभावों को नहीं रोका गया तो उनके ग्लेशियर विलुप्त हो सकते हैं। उल्फत ने अपने रिसर्च के दौरान करीब 330 ग्लेशियर लेक की सैटेलाइट मैपिंग की है और उन्होंने निष्कर्ष निकाला है कि 1990 से 2024 के दौरान ग्लेशियरों के पिघलने की दर में तेजी आई। उल्फत के रिसर्च द्वारा विशेष रूप से पश्चिमी हिमालय पर ग्लेशियर और ग्लेशियर लेक जलवायु संबंधों, ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड के खतरों को समझने में मदद मिल रही है। उल्फत द्वारा किए गए प्रयासों की मैं सराहना करता हूं और मुझे उम्मीद है कि उनके रिसर्च के आधार पर अर्ली वार्निंग सिस्टम निर्मित किया जा सकेगा। पिछले कुछ वर्षों में भारत में ऑनलाइन गेमिंग का व्यापक विस्तार हुआ है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस सेक्टर को प्रोत्साहित करने के लिए देश के कुछ टॉप गेमिंग क्रिएटर्स से मुलाकात भी की थी और इस इंडस्ट्री के अनेक पहलुओं के अलावा मेंटल स्किल्स पर भी गेमर्स से चर्चा की थी। जम्मू की रहने वाली ऋतु सलाथिया केंद्र शासित प्रदेश की जानी मानी प्रोफेशनल गेमर्स हैं और घर परिवार की जिम्मेदारियां निभाते हुए ऑनलाइन गेमिंग में उन्होंने अपना एक नया मुकाम हासिल किया है। मैं उन्हें जम्मू कश्मीर की गेमिंग इंडस्ट्री के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में देखता हूं और मुझे विश्वास है कि उनकी उपलब्धियों से अन्य महिलाओं को भी प्रेरणा मिलेगी। प्रगति के पथ पर अग्रसर उधमपुर को विमेन एंटरप्रेन्योर्स के अद्भुत कौशल द्वारा नई पहचान आज मिल रही है। उनके संकल्प को यथार्थ में परिवर्तित होते हुए संपूर्ण राष्ट्र देख रहा है। वहां के एंटरप्रेन्योर्स में श्रीमती रीता देवी ने अपनी एक अलग पहचान बनाई जो उनके कुशल नेतृत्व और संकल्प को दर्शाता है। एक छोटे से सेल्फ हेल्प ग्रुप से अपनी उद्यम यात्रा शुरू करने वाली रीता देवी आज स्वयं का फ्रूट और वेजिटेबल प्रोसेसिंग यूनिट चला रही हैं। 1 दर्जन से अधिक महिलाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करके विमेन एम्पावरमेंट तथा आत्मनिर्भर जम्मू कश्मीर की मुहिम में वह अमूल्य योगदान दे रही हैं। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बहुत बड़ी भूमिका अदा कर रहे हैं और उसके माध्यम से अनेक ऐसे क्षेत्र और परिवार विकास की मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं जो दशकों से उद्यम की मूलभूत सुविधाओं से वंचित थे। अब दूर दराज के गांवों में भी कौशल प्रशिक्षण द्वारा महिलाओं को इंटरप्रेन्योरशिप के लिए तैयार किया जा रहा है, जिससे स्थानीय पारंपरिक उद्योगों को भी बढ़ावा मिला है। पठवल पंचायत कठुआ की रहने वाली तृप्ता देवी और कृषि उद्योग में रुचि रखने वाली पंचायत की अन्य महिलाओं को अभी हाल ही में हीरानगर ट्रेनिंग सेंटर में डाइवर्सिफिकेशन तथा वैल्यू एडिशन का प्रशिक्षण प्रदान किया गया था। इस वर्ष की शुरुआत से वहां की विमेन एग्री एंटरप्रेन्योर्स ने मशरूम कल्टीवेशन का कारोबार शुरू किया है और उसके साथ ही उन्होंने हर सप्ताह अन्य महिलाओं के लिए जागरूकता अभियान भी शुरू करने की योजना बनाई है। एक अन्य एंटरप्रेन्योरशिप कार्यक्रम प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम में भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने जम्मू कश्मीर को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है
और मजबूत इरादे के साथ विलेज इंडस्ट्री की नई परिभाषा गढ़ी जा रही है। मैं आज विशेष रूप से रामबन जिले की नैना गुप्ता का जिक्र करना चाहूंगा, जिन्होंने इस योजना के द्वारा अपने इलाके में फिटनेस सेंटर की शुरुआत करके अनेक युवाओं को रोजगार प्रदान किया है। मैं समझता हूं पिछले कुछ वर्षों में जम्मू कश्मीर ने जिस प्रकार नई सामर्थ्य अर्जित की है, उससे स्वावलंबन के प्रति लोगों में नई जागरूकता भी आई है और जिन व्यक्तिगत उपलब्धियों का मैं जिक्र कर रहा हूं वह अमृतकाल की मजबूत नींव बन रहा है। आज जम्मू कश्मीर के गांव और शहर दोनों क्षेत्र अपनी उच्च आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए संकल्पबद्ध हैं। किसान, नौजवान, नारी शक्ति जम्मू कश्मीर को सशक्त बनाने की सबसे बड़ी ताकत है। हमारी संस्कृति में कहा गया है कि सोच में बदलाव जमीन पर वास्तविक बदलाव को जन्म देता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जब जम्मू कश्मीर को एक नई दिशा देने का बीड़ा उठाया था, तब उन्होंने सभी नागरिकों को उज्जवल, गौरवशाली और श्रेष्ठ जम्मू कश्मीर का संकल्प लेने के लिए प्रेरित किया था। उनके मार्गदर्शन में जम्मू कश्मीर आज अनेक क्षेत्रों में नए संकल्प भी ले रहा है और सिद्धि भी हासिल कर रहा है। जम्मू कश्मीर आज तेजी से पर्यटन के केंद्र के रूप में उभर रहा है। कनेक्टिविटी सशक्त हुई है। समाज कल्याण की योजनाओं ने गांव तथा शहरों में क्रांतिकारी परिवर्तन को जन्म दिया है। केंद्र शासित प्रदेश की प्रगति में नौजवानों, किसानों, वंचितों तथा नारी शक्ति के सपनों को नई उड़ान मिल रही है और यही चार मुख्य जातियां 2047 के विकसित भारत को नया आकार प्रदान करेंगी। मित्रों, 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रयासों से विश्व के कोने कोने में योग लोकप्रिय हुआ है और भारत का मान और सम्मान भी बढ़ा है। भगवत गीता में कहा गया है, तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संगीतम, अर्थात दुखों से वियोग को ही योग कहते हैं। आज स्वास्थ्य रक्षा के विशेषज्ञों का भी मानना है कि शरीर को दुख रहित और निरोग रखने के लिए योग आवश्यक है। मुझे इस बात की बेहद प्रसन्नता है कि 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस श्रीनगर में मनाया जाएगा और आदरणीय प्रधानमंत्री जी स्वयं साधकों के साथ उस दिन योगा डिमॉन्स्ट्रेशन में शामिल होंगे। मैं आज इस कार्यक्रम के माध्यम से ऐसे व्यक्तित्वों का भी जिक्र करना चाहता हूं जो जम्मू कश्मीर के आम नागरिकों की स्वास्थ्य रक्षा के लिए योग का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। जम्मू के युवा तरुण शर्मा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में नई पीढ़ी को योग से परिचित करा रहे हैं। वह बच्चों को योग कंपटीशन के लिए तैयार करने के साथ साथ पेशेंट्स को भी योग की विलक्षण शक्ति द्वारा इम्यून सिस्टम को सशक्त बनाने पर काम कर रहे हैं। तमिलनाडु के महान संत थिरुवल्लुवर कहा करते थे, नोई नाडी नोई मुदल नाडी हदु तनिक्कम वाय नाडी वाय पच्चयल, अर्थात अगर कोई बीमार है तो उसकी जड़ तक जाओ, बीमारी की वजह ढूंढो और फिर उसका इलाज सुनिश्चित करो। योग का यही आधार भी है और इसीलिए महर्षि पतंजलि ने स्वस्थ मन और स्वस्थ शरीर के लिए आंतरिक ऊर्जा के संतुलन पर विशेष बल दिया है। जम्मू की ही रहने वाली सुनैना अबरोल ऑनलाइन योगा क्लास के द्वारा लोगों की जीवन शैली में योग की महत्ता को स्थापित कर रही हैं। योगा सोसाइटी ऑफ कश्मीर के फाउंडर सबीर अहमद डार घाटी के सभी 10 जिलों तथा जम्मू डिवीजन के कठुआ तथा उधमपुर में योग सेंटर्स के माध्यम से आम नागरिकों के वेलनेस का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। वर्तमान में करीब 2200 बच्चे सबीर अहमद डार की योगा सोसाइटी से जुड़े हुए हैं और स्कूलों में योग को जन आंदोलन में तब्दील करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं। मैं शारीरिक, आध्यात्मिक और बौद्धिक कल्याण के लिए तरुण, सुनैना तथा सबीर के अप्रतिम प्रयासों की सराहना करता हूं। आज मैं पुलवामा के रहने वाले रुहैल मकबूल शेख की भी चर्चा करना चाहूंगा। वाटर वॉरियर के नाम से मशहूर रुहैल झेलम और डल पर रिसर्च के अलावा वाटर रिसोर्स पर पिछले कुछ वर्षों से अवेयरनेस प्रोग्राम संचालित कर रहे हैं। उन्होंने विशेष रूप से आदिवासी इलाकों में एनवायरनमेंट फ्रेंडली प्रैक्टिसेस अपनाने के लिए लोगों को प्रेरित किया है ताकि वाटर बॉडीज को
संरक्षित रखा जा सके और उन्हें प्रदूषण से होने वाले नुकसान से भी बचाया जा सके। जल संरक्षण की दिशा में अनेक प्रयासों की सराहना करते हुए केंद्र सरकार ने रुहैल को जल प्रहरी सम्मान से भी नवाजा था। मैं समझता हूँ जीवन जीने की सबसे बड़ी कला वह है जिसमें दूसरों की भलाई भी शामिल हो। रुहैल जैसे व्यक्तित्व आवाम को नई आशा देते हैं कि नैतिकता के रास्ते पर चलते हुए ही सेवा जैसे सामाजिक मूल्यों को संरक्षित रखा जा सकता है। एक छोटी सी कहानी है। गंगा नदी के किनारे एक रिटायर्ड टीचर ने घर बनवाया और वो अपना ज्यादातर समय पढ़ने और लिखने में गुजारने लगे। कुछ समय पश्चात नदी के किनारे लंबी लंबी जंगली घास उगाई। वह टीचर घास फूस से टोकरी तथा हैंडीक्राफ्ट के कुछ सामान बनाना जानते थे। उन्होंने सोचा कुछ समय उस कला की साधना के लिए भी निकाला जा सकता है। फिर वह रोज सुबह घास काट कर लाते, उससे सुंदर टोकरी बनाते। चूंकि उन्हें टोकरी की आवश्यकता नहीं थी, इसलिए वह प्रतिदिन टोकरी बनाकर गंगा नदी में बहा देते थे। जंगली घास से टोकरी तथा अन्य सामान बनाकर नदी में बहाने का यह सिलसिला करीब 2 महीने तक चला। एक दिन सुबह टीचर के मन में विचार आया कि वह बेकार ही टोकरी बनाकर गंगा में बहा देते हैं और उससे उनका समय नुकसान होता है, इसके अलावा कुछ हासिल भी नहीं होता। अगले दिन से उन्होंने टोकरी बनानी बंद कर दी। करीब 1 हफ्ते बाद वह सुबह गंगा नदी के किनारे घूमते घूमते दूर निकल गए। उन्होंने देखा कि वहां एक बूढ़ी महिला नदी के किनारे बहुत उदास बैठी थी। टीचर ने उस महिला से पूछा कि आप इतनी दुखी क्यों हैं? उस महिला ने कहा कि इस दुनिया में उसका कोई नहीं है, वह बिल्कुल अकेली है। पिछले 2 महीने से उसके जीवन में एक बड़ा बदलाव आया था। प्रतिदिन नदी में बहकर सुंदर टोकरी और हस्तशिल्प के अन्य सामान आते थे, जिसे बेचकर वह गुजारा कर लेती थी। लेकिन अब उनका आना बंद हो गया है, इसलिए उसका जीवन यापन फिर से मुश्किल में पड़ गया है। उस महिला की बात सुनकर टीचर की आंखों में आंसू आ गए। जिस काम को वह बेकार समझ बैठी थी, उसने एक वृद्ध महिला के जीवन को रूपांतरित कर दिया था। वह बिना कुछ कहे तुरंत वापस लौटे और फिर से टोकरी और हस्तशिल्प के अन्य सामान बनाना शुरू कर दिए। मित्रों, निस्वार्थ भाव से जब भी हम कोई काम करते हैं तो उसका लाभ समाज में किसी न किसी को अवश्य मिलता है। उस काम को करते हुए यह नहीं सोचना चाहिए कि उससे अपना क्या हित होगा, बल्कि यह सोचना चाहिए कि उससे दूसरों के जीवन में क्या बदलाव आएगा। वाटर कंजर्वेशन के संबंध में रजौरी से अहमद ठोकर और जम्मू से मुनीस बडियाल ने मुझे पत्र भेजा है। उन्होंने लिखा है कि जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में ऐसी इंडस्ट्रीज तथा इंस्टीट्यूशंस को इंसेंटिव दिया जाए जो वाटर रिसाइकलिंग को प्राथमिकता दे रहे हैं। यूटी लेवल वाटर अवार्ड की शुरुआत करने के अलावा उन्होंने पावर ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन मैकेनिज्म की तरह जल शक्ति डिपार्टमेंट में जिला स्तर पर एक नया सिस्टम शुरू करने के बारे में लिखा है, ताकि लीकेज की वजह से होने वाले पानी के नुकसान को रोका जा सके। उन्होंने वाटर सेविंग टेक्नोलॉजी जैसे ड्रिप इरिगेशन सिस्टम, रेन वाटर हार्वेस्टिंग तथा ग्रे वाटर रिसाइकलिंग सिस्टम को भी ग्रामीण इलाकों में विशेषकर किसान भाइयों के बीच प्रमोट करने का सुझाव दिया है। अहमद और मुनीस, आप दोनों का इन महत्वपूर्ण सुझावों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वर्ष यूटी लेवल एक्शन प्लान में लगभग इन्हीं बिंदुओं पर विस्तार से 15 मई को चर्चा हुई थी और जीरो लीकेज कैंपेन शुरू किया गया है। जल शक्ति डिपार्टमेंट के अंतर्गत एक डेडिकेटेड टास्क फोर्स भी गठित की गई है, जिसका उद्देश्य इरिगेशन सिस्टम को सुनियोजित तरीके से संचालित करना है और अवैध तरीके से जिन इलाकों में बूस्टर पंप ऑपरेट किए जा रहे हैं उन पर कार्रवाई भी करनी है। इसके अलावा कंट्रोल रूम स्थापित किए जा रहे हैं जो वाटर डिस्ट्रीब्यूशन की मॉनिटरिंग कर सकेंगे तथा पंचायत पानी समिति के सहयोग से ग्रामीण इलाकों में वाटर लीकेज और वाटर क्वालिटी मैनेजमेंट पर भी काम करेंगे। इस वर्ष केंद्र सरकार के सहयोग से जम्मू कश्मीर यूटी स्पेसिफिक एक्शन प्लान तैयार हो रहा है, जो वाटर डिमांड और सप्लाई के अध्ययन के अलावा वाटर सिक्योरिटी, सेफ्टी
और सस्टेनेबिलिटी पर एक कॉम्प्रिहेंसिव और इंटीग्रेटेड प्लान तैयार करेगा और इस कार्य के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी रुड़की को नोडल एजेंसी के रूप में नियुक्त किया गया है। मैं विश्वास से यह कह सकता हूं कि पिछले कुछ वर्षों में वाटर मैनेजमेंट क्षेत्र में अनेक सुधार किए गए हैं और साइंटिफिक कार्य प्रणाली को प्रोत्साहित किया जा रहा है। क्लाइमेट चेंज के प्रभावों को ध्यान में रखते हुए इसे और सुदृढ़ बनाने के लिए निरंतर नीतिगत निर्णय लिए जा रहे हैं। यूटी लेवल वाटर अवार्ड्स के संबंध में आपके सुझावों पर मैं जल शक्ति डिपार्टमेंट को आवश्यक कार्रवाई का निर्देश दूंगा। मजालता जम्मू से राजेंद्र सिंह ने स्वच्छता एवं ग्रामीण स्वास्थ्य को प्रमोट करने के संबंध में मुझे एक पत्र भेजा है। उन्होंने लिखा है कि जम्मू कश्मीर के युवाओं ने स्वच्छता अभियान और ग्रामीण इलाकों में रोगों की रोकथाम के कैंपेन में पिछले 2 वर्षों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अनेक जिलों में ग्रामीण स्वच्छता निदेशालय ने उनके प्रयासों के लिए उन्हें सम्मानित भी किया है। राजेंद्र सिंह ने सुझाव दिया है कि इस वर्ष शुरू किए गए स्वच्छता अभियान में निदेशालय एक बार पुनः युवाओं को जोड़े और अक्टूबर में आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रमों में उनके उत्कृष्ट योगदान को सम्मानित करे। बारामूला से मंजूर अहमद वानी ने स्वच्छता अभियान तथा वेस्ट मैनेजमेंट के ही संबंध में मुझे एक और पत्र भेजा है। उन्होंने लिखा है कि इस अभियान में शॉपकीपर्स तथा मार्केट एसोसिएशन को भी जोड़ा जाए, जो पूरी कम्युनिटी को बेस्ट प्रैक्टिसेस को अपनाने के लिए प्रेरित कर सके। उन्होंने पब्लिक टॉयलेट की सोशल ऑडिटिंग के लिए भी कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन को जिम्मेदारी सौंपने का सुझाव दिया है। राजिंदर सिंह और मंजूर अहमद, आप दोनों का इन उत्तम सुझावों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को आपके सुझावों पर आवश्यक कार्रवाई का जरूर निर्देश दूंगा। अनंतनाग की तबस्सुम जहरा ने गर्ल चाइल्ड एजुकेशन के संबंध में मुझे एक पत्र भेजा है। तबस्सुम ने लिखा है कि इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट तथा इंफॉर्मेशन निदेशालय, इन तीनों को एक साथ मिलकर ग्रामीण इलाकों में गर्ल चाइल्ड एजुकेशन की महत्ता के संबंध में अवेयरनेस कार्यक्रम शुरू करना चाहिए, क्योंकि इस डिजिटल युग में भी कुछ इलाके ऐसे हैं जहां जागरूकता की कमी है। उन्होंने आगे लिखा है कि दूर दराज के इलाकों में कम्युनिटी सेंसिटाइजेशन अभियान चलाने की आवश्यकता है, जिसमें आवाम के बुजुर्गों, धार्मिक गुरुओं, लोकल इन्फ्लुएंसियर्स द्वारा अनेक परिवारों में प्रभावी मिथक को काउंटर किया जा सकता है और गर्ल चाइल्ड एजुकेशन की सक्सेस स्टोरीज आम जनता तक पहुंचाई जा सकती है। तबस्सुम, आपके पत्र और इन सुझावों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आजकल स्कूल एजुकेशन से लेकर हायर एजुकेशन के रिजल्ट का समय है और मैं देख रहा हूं कि हर लेवल पर हमारी बेटियां लड़कों से बेहतर प्रदर्शन कर रही हैं। यह उनकी प्रतिभा और क्षमता को दर्शाता है और मेरा मानना है कि जम्मू कश्मीर में पिछले कुछ वर्षों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति की अनुशंसा को लागू करने के लिए जिस संकल्प के साथ प्रयत्न हो रहा है, उससे जमीनी स्तर पर गर्ल चाइल्ड के एनरोलमेंट में काफी सकारात्मक परिवर्तन आया है। यह सच है कि अनेक इलाके ऐसे हैं जहां जागरूकता की अभी भी कमी है। वहां पूरा समाज इकट्ठा होकर इस दिशा में प्रयास करे, इसके लिए मैं स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट को आवश्यक निर्देश दूंगा। इस कार्यक्रम के माध्यम से भी मैं सभी नागरिकों, माताओं बहनों से कहना चाहूंगा कि हमारी संस्कृति में हमेशा नारी शिक्षा पर विशेष बल दिया गया है। वैदिक काल से इस बात के प्रमाण मिलते हैं कि भारत की महिलाओं ने शिक्षा के माध्यम से समाज की शक्ति और क्षमता को नई ऊंचाइयां प्रदान की हैं। इसलिए मैं मानता हूं जम्मू कश्मीर को तरक्की के रास्ते पर आगे ले जाना है तो गर्ल चाइल्ड एजुकेशन पर विशेष रूप से हमें ध्यान देना होगा और मैं आवाम के बुजुर्गों, धार्मिक गुरुओं तथा समाज के प्रभावी लोगों से इस प्रयास में सहयोग करने की अपील करता हूं। प्यारे भाइयों और बहनों, 29 जून से बाबा अमरनाथ की पवित्र तीर्थ यात्रा प्रारंभ होगी। यह पावन यात्रा देश विदेश से आने वाले तीर्थयात्रियों का स्वागत सत्कार करने का भी एक अवसर है। मैं सभी धर्मों और पंथों के प्रबुद्ध नागरिकों का आह्वान करता हूं कि आप सभी मिलकर आने वाले तीर्थयात्रियों का स्वागत करें, उन्हें आदर सम्मान दें और इस यात्रा को सफल बनाकर बंधुत्व की अवधारणा में लोगों की आस्था को
दृढ़ करें।